अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू पैरेंटल्स। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पैरेंटल डोजेज फॉर्म क्या होती हैं, उनको हम जो है ना उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, किस किस तरह के इंजेक्शन होते हैं। ठीक है। और हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जो है ना सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से हमारे पास जो है ना उनमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। ठीक है। तो पैरेंटल का जो हमारे पास ये प्रेपरेशन होती हैं, ये हम ओरल रूट्स के अलावा जो है ना दूसरे रूट से देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है पैरेंटल का लफ्ज। पहला लफ्ज है पैरा, मींस आउटसाइड, एंड इंटेरॉन का मींस मतलब है इंटेस्टाइन। ठीक है, मींस आउटसाइड इंटेस्टाइन। तो ये वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि एलिमेंट्री कनाल के अलावा होगा। ठीक है। और ये हमारे पास एलिमेंट्री कनाल को बाईपास करेगा। ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हम इनको ड्रग्स को जो है ना इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये जो है ना इंजेक्शन होते हैं, ये स्टीराइल होते हैं और पायरोजन फ्री प्रेपरेशन होती हैं। ठीक है। जिनको हम पैरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं। अब पायरोजन्स क्या होते हैं? पायरोजन्स हमारे पास बेसिकली जो है ना कुछ भी इम्प्योरिटीज वगैरह या हमारे पास जो है ना बैक्टीरियल स्पोर्स वगैरह हो सकते हैं। ये हमारे पास फीवर वगैरह या डिफरेंट इन्फेक्शंस वगैरह काज कर सकते हैं। ठीक है। पायरोजन्स की अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फीवर बना कर सकते हैं जब जो है ना बॉडी के अंदर एंटर होंगे। ठीक है। तो ये इनके अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो है ना कंटेमिनेंट्स होते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेमिनेंट्स होते हैं या जो है ना इंजेक्शंस के अंदर जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, उनको हम पायरोजेंस कहते हैं। ठीक है। और इनको हमने रिमूव करना ही करना है ताकि हमारे पास जो ड्रग है हमारी, वो हमारे पास जो है ना स्टेबल हो सके, उसकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। ठीक है। सबसे ज़्यादा और पोटेंट पायरोजेंस हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है। जो कि लिपोपोलीसेक्राइड्स होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं और जो है ना बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाते हैं दो तरह के, एक एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। तो पायरोजेंस क्या है? बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन है जो कि लिपोपोलीसेक्राइड्स होते हैं। बेसिकली प्रेजेंट किधर होते हैं? जो है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है। अगर ये थोड़ी सी भी अमाउंट में होंगे तो ये जब भी बॉडी में जाएंगे, सही बात है, जब बॉडी में एंटर होंगे तो हमारी बॉडी का जो है ना डिफेंस एक्टिव हो जाएगी। डिफेंस क्या है? हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास इम्यून रिस्पांस जनरेट करेगा। इम्यून रिस्पांस के अंदर हमारे पास फीवर, इन्फ्लेमेशन और जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है। जैसे आप माइक्रो में पढ़ोगे कि कोई भी सब्सटेंस जब एंटर होता है बॉडी के अंदर तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। इसमें फैगोसाइटोसिस वगैरह और ये सारी चीज़ें, कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन और फीवर वगैरह, इन्फ्लेमेशन, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस हमारे इम्यून रिस्पांस को जनरेट करके फीवर काज कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमने इनको रिमूव करना ही करना होता है। ठीक है। इनकी सोर्सेज की बात करें तो इनमें डेड और लाइव जो है ना, डेड भी हो सकते हैं या फिर जिंदा भी हो सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। या फिर हमारे पास जो है ना कंटेमिनेटेड वाटर हमने यूज़ किया, उस बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड वाटर हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ कर लिया। ठीक है। या फिर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, उसके अंदर से जो है ना ये स्पोर्स हमारे पास आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, या जो हमारे पास मशीनरी है या इक्विपमेंट्स हैं वो ही क्लीन नहीं थे। ठीक है। अब इनको हमने रिमूव करना है। रिमूव किस किस मेथड के जरिए करना है वो हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला मेथड है डीपायरोजिनेशन, ड्राई हीट डीपायरोजिनेशन। बेसिकली ये हमारे पास ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, जिसके अंदर हम ऑटोक्लेव वगैरह या उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं हाई टेम्परेचर को अटेन करने के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर हमने हाई टेम्परेचर देना है। फॉर एग्जाम्पल 250 डिग्री सेल्सियस वो दे रहा है 30 मिनट्स के लिए। ठीक है। जब हम जो है ना करते हैं तो फिर जो जब हीट अप्लाई करते हैं तो हीट से जो बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये उन ड्रग्स के लिए जो कि हीट सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है। ये उन मटेरियल के लिए जो कि हीट सेंसिटिव नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ग्लास वेयर्स हो गए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो उनके लिए। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के मेथड में हम बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जो है ना उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम उनको सेपरेट कर रहे होते हैं कंपोनेंट्स को। इसमें हमारे पास वाटरफॉल इंजेक्शन जब हम बनाते हैं तो उसमें फिर हम जो है ना इस प्रोसेस को करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये है कि एंडोटॉक्सिन जो है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल होते हैं और जो है ना जो हमारे पास रेजिड्यू होता है उनके अंदर जो है ना वो बचे रहते हैं। इसी वजह से यही वजह होती है जो वाटर फॉर इंजेक्शन है
वो स्टीराइल नहीं होता हमारे पास, ठीक है। वो स्टीराइल नहीं होता, वो पायरोजन फ्री नहीं होता, उसके अंदर पायरोजन थोड़े से रह जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना, नॉर्मली अगर हमने वाटर को प्योरीफाई करना है तो उसके लिए ये यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम ऐसे जो है ना फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं जिनके काफ़ी छोटे पोर साइज होते हैं, ठीक है, पोर काफ़ी छोटे होते हैं। ये प्रोटीन के सॉल्यूशंस वगैरह के लिए, ये आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये फिजिकली जो है ना पायरोजन्स को रिमूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये लार्ज स्केल लिक्विड, जो हमने अगर यूज़ लार्ज स्केल पे लिक्विड्स को हैंडल करना हो उसमें यूज़ होगी, ठीक है। जो है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक टेक्निक है, उसका जो है ना ये यूज़ हो रही है। इसके अंदर हमारे पास हम चार्ज रेजिन यूज़ करते हैं, जो कि अब एंडोटॉक्सिन हैं उनके ऊपर चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो। जब हम चार्ज रेजिन को यूज़ करेंगे, वो चार्ज रेजिन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज एंडोटॉक्सिन के साथ बाइंड करेंगे और उनको रिमूव करवा देंगे। ये प्रोटीन्स की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और एंडोटॉक्सिन्स को चार्ज के इंट्रैक्शन की बेस पे रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद आती है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम स्पेसिफिक लाइगेंड्स को यूज़ करते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स को बाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बायोफार्मास्यूटिकल प्योरिफिकेशन आ जाती है। ये हाईली स्पेसिफिक होती है और एफिशिएंट होती है, एक्सपेंसिव भी है साथ, ठीक है, ये बात याद रखनी है। देन आती है अब एड्सॉर्प्शन और केमिकल इनएक्टिवेशन। एड्सॉर्प्शन में हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि पायरोजेंस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं जाके, ठीक है। इसमें ये छोटे स्केल के ऊपर अगर हमने करना हो तो हम ये इस मेथड को प्रेफर करते हैं। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल या पॉलीमेक्सिन बी, जो कि हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, वो भी आ जाती है, ठीक है। और केमिकल इनएक्टिवेशन में आ जाता है कि हम केमिकल्स यूज़ करके उनको जो है ना इनएक्टिवेट कर रहे हैं। ये जो है ना फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ नहीं होती ये वाली जो हमारे पास टेक्निक है। ये जो है ना केमिकल पायरोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, और उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट को भी डैमेज करती है, ठीक है। तो ये था पायरोजेंस के जो है ना रिमूवल के मेथड। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा कि हम ड्राई हीट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि हम जो है ना क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, उसके बाद हमने केमिकल इनएक्टिवेशन एडसॉर्प्शन पढ़ी, ठीक है, एंड देन डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास जो है ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पैरेंटल्स के, ठीक है। एडवांटेजेस देखें तो ये हमारे पास जो है ना इनको रैपिड जो है ना रैपिड इफेक्ट होता है इनका, ये डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, मीन्स पेशेंट हमारे पास बेहोश होया हुआ है, तो हम उसको टैबलेट सिरप या कोई भी अदर डोजेज फॉर्म नहीं दे सकते, फिर हम ये जो है ना उनको इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे ड्रग हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मॉर्फिन। तो मॉर्फिन में फिर हम जो है ना प्रेफर करते हैं कि उन ड्रग्स के लिए हम जो है ना पैरेंटल रूट बनाएं, उनको फिर आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में, आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में हम दें, ठीक है। और डिसएडवांटेज में ये है कि इनका जो इफेक्ट है वो जो ना रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में ऐड हो रहे हैं और साथ ये एडिक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, इनको हम मिस यूज़ करते हैं। ड्रग्स फॉर अब्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा है वो आईवी रूट्स के थ्रू हम जो है ना ले रहे होते हैं ज़्यादा पेशेंट, ठीक है। अच्छा, इस रूट की बात करें तो इस रूट में हमारे पास जो है ना ड्रग को हमने इंजेक्ट करना होता है किसी भी ऑर्गन या एरिया के अंदर, इंक्लूडिंग जॉइंट्स के अंदर हम करेंगे तो इंट्रा आर्टिकुलर हमारे पास रूट आ जाएगा। अगर हम साइनोवियल फ्लूइड के अंदर करेंगे तो इंट्रा साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल रूट आ जाएगा। स्पाइनल कॉलम के अंदर करेंगे तो इंट्रा स्पाइनल, या अगर स्पाइनल रूट के अंदर स्पाइनल फ्लूइड के अंदर करेंगे तो इंट्रा थिकल रूट आ जाता है। आर्टरीज में करेंगे तो इंट्रा आर्टेरियल, वेन्स के अंदर करेंगे तो इंट्रा वेनस, हार्ट के अंदर करेंगे तो इंट्रा कार्डिक। ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो रूट्स अगर आपने सुने होंगे कॉमन प्रैक्टिस के अंदर, तो वो वेन्स होंगी, वेन्स के अंदर मीन इंट्रावेनस जो है ना इंजेक्शन लग रहा है। मसल में, मसल का सुना होगा, इंट्रा मस्कुलर लग रहा होता है। सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके रूट्स होते हैं। अब हमने देखने हैं ऑफिशियल टाइप ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। तो इंजेक्शन पहले हम देखते हैं इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन लिक्विड प्रेपरेशन या ड्रग सब्सटेंसेस की या फिर सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस की, ठीक है। ये हमारे पास रेडी टू यूज़ होती हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती, जिस तरह हम जो है ना सॉल्यूशंस की करने लगे हुए थे। जैसे ड्राई पाउडर का सॉल्यूशन थे ना हमारे, तो उनकी जिस तरह हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे वाटर वाटर को डाल के, तो उन उस तरह हम हमें जो है ना इनकी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती।
इसमें फॉर एग्जांपल इंसुलिन का इंजेक्शन आ जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन यूएस। ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर इंजेक्शन। फॉर इंजेक्शंस के अंदर हमारे पास ऐसे ड्राई सॉलिड्स होते हैं जो कि सोल्यूशन बनाते हैं जब हम इनको सूटेबल व्हीकल के साथ ऐड करते हैं। ठीक है। ये तब यूज़ होंगे जब ड्रग लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सेफुरुक्साइम हमारे पास एक एंटीबायोटिक आती है, सेफलोस्पोरिन है। तो ये हमारे पास यूज़ हो रही होती है, सेफुरुक्साइम फॉर इंजेक्शन उसका आता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंजेक्टेबल इमल्शन आते हैं। इंजेक्टेबल इमल्शन लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं ड्रग की जो कि डिजॉल्व हुई होती हैं, डिस्पर्स हुई होती हैं सूटेबल इमल्शन मीडियम में। ठीक है। ये लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए होता है जिनकी सोलबलाइजेशन करनी पड़ती है। उन लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए हम फिर जो है ना इंजेक्टेबल इमल्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपोफोल वगैरह, प्रोपोफोल हमारे पास एनेस्थेटिक है एक। ठीक है। तो ये उसका हमारे पास इंजेक्टेबल इमल्शन आ रहा होता है। देन आ जाता है इंजेक्टेबल सस्पेंशन। ये जैसे इंजेक्टेबल इमल्शन है, ये उसी तरह इंजेक्टेबल सस्पेंशन है। ठीक है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंड हुए होंगे सूटेबल लिक्विड मीडियम में। ठीक है। इसमें ये है कि हमारे पास जो है ना वो ड्रग्स जो कि इनसॉल्युबल होती हैं उनकी जो उनकी डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। ठीक है। क्योंकि उन ड्रग्स की सोल्यूशन के अंदर डिलीवरी स्लो होती है तो फिर हम उनका इंजेक्टेबल सस्पेंशन बना लेते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास मिथाइल प्रेडनिसलोन आ जाता है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि इंजेक्टेबल सस्पेंशन बनाते हैं जब हम इनको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी व्हीकल के साथ। ठीक है। ये तब यूज़ होते हैं जबकि हमारे पास सस्पेंशन की लिक्विड फॉर्म में स्टेबिलिटी पुअर हो, तो फिर हम उनका फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास कार्बापेनम एंटीबायोटिक जो है ना उसका कम्बिनेशन आ जाता है हमारे पास। जो इमीपेनम है, इमीपेनम और सिलास्टेटिन हमारे पास उसका कम्बिनेशन आता है। तो वो हमारे पास यूज़ हो रही होती है। ठीक है। इंजेक्टेबल सस्पेंशन उसका हमारे पास आ रहा होता है। ये एक बड़ा मशहूर कम्बिनेशन है, आपको ये याद होना चाहिए लाजमी। ठीक है। ये आप एग्जाम्पल में लिखेंगे तो एग्जामिनर भी जो है ना वो प्रेफर करेगा आपको नंबर देना। ठीक है। उसके बाद आती हैं जब हमने ये तो इंजेक्शन की टाइप होगी। ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा, इंजेक्शन, फॉर इंजेक्शन, इंजेक्टेबल सस्पेंशन, इंजेक्टेबल इमल्शन, फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन। ठीक है। अब हमने फॉर्मुलेशन में कुछ चीज़ें जो है ना ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है। मतलब उन चीज़ों उन कंसिडर चीज़ों को कंसिडर करना होता है, इन फैक्टर्स को देखना होता है। ठीक है। सबसे पहला आती है कि ड्रग की स्टेबिलिटी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। अगर तो स्टेबल है फिर ठीक है, अगर नहीं स्टेबल तो फिर हमने उसको ड्राई पाउडर के या तौर पे या सस्पेंशन के तौर पे बनाना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर ड्रग अनस्टेबल है वाटर के अंदर तो वाटर को नॉन एक्वा सोल्यूशन के सॉल्वेंट के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है। अगर ड्रग इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर तो फिर हमने उसको एक्वा सस्पेंशन बनाना होता है उसका, या फिर वाटर सॉल्युबल हमने सॉल्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, या हमने नॉन एक्वा सॉल्वेंट के अंदर उसको डिजॉल्व करना होता है। ये तीन चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर है तो फिर जो है ना सिर्फ हम वाटर या फिर ब्लड सॉल्युबल सॉल्यूशंस को हम जो है ना अलाउ करते हैं, उनको उनके यूज़ को अलाउ करते हैं। जो वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे ऑयल, उनका फिर जो है ना हम आईवी रूट नहीं देते क्योंकि उनसे हमारे पास एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो ऑयल है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जाके किसी स्मॉल वेसल के अंदर जो है ना डिपॉजिट हो जाएंगे या उधर जो है ना ब्लॉक कर देंगे। मतलब जैसे हमारे पास एक थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस जैसे क्लॉट होता है, थ्रोम्बस से एक थ्रोम्बस जब टूटता है तो उससे छोटे छोटे क्लॉट्स निकलते हैं। वो जाके जो है ना उनको हम एम्बोलस कहते हैं। वो जाके वेसल्स में, जिस छोटी वेसल में उनके साइज के मुताबिक जो होती है उधर जाके जो है ना फंस जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। तो उसको फिर हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास गैस एम्बोलिज्म या लिक्विड एम्बोलिज्म भी होता है। तो ये उधर उसने ये बात की हुई है इसके अंदर। ठीक है। जैसे उनका फिर हम जो है ना IM रूट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो अब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास सॉलिबिलिटी जो है ना व्हीकल की और सोल्यूशन की सस्पेंशन फॉर्म की सॉलिबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो एक्वा सोल्यूशन होते हैं जो उनका उनका ऑनसेट फास्टर होता है। जो एक्वा सस्पेंशन होते हैं उनका जो है ना ऑयली सस्पेंशन से फास्टर ऑनसेट होता है। ठीक है। और डिपो इंजेक्शन भी होते हैं हमारे पास जो कि लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं कि इनसे हमारे पास जो है ना डोजिंग की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। मीन फॉर एग्जांपल अगर दिन में 2 इंजेक्शन लग रहे हैं, तो अगर हमारे पास हफ्ते में 4 इंजेक्शन लग रहे हैं तो हो सकता है हफ्ते में एक लग जाए या दिन में एक लग जाए। तो ये डीप इंजेक्शन का ये फ़ायदा होता है। ठीक है।
उसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। जो व्हीकल है हमारे पास उसको जो है ना प्योरिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना चाहिए, वो सेफ़ होनी चाहिए। हमने जो है ना लाजमी बफर स्टेबलाइजर्स प्रेजर्वेटिव्स को जो है ना ऐड करना होता है, लेकिन कलरिंग एजेंट्स को हम प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलाइज होने चाहिए, स्टेरिलिटी को और एंडोटॉक्सिन की लिमिट को जो है ना मेंटेन उसने करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि इनके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो है ना उनके स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना चाहिए डोजेज फॉर्म को। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनी हो, हमारे पास सैनिटेशन उसकी हो प्रॉपर, और ट्रेन स्टाफ हो जो कि बना रहा हो हमारे पास, इसकी प्रोडक्शन कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर, स्टेराइल कंटेनर्स के अंदर पैक हो हाई क्वालिटी सील के साथ। और हमारे पास जो है ना ईच कंटेनर जो है वो थोड़ा सा ओवरफिल्ड हो। ये क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी, या फिर जो है ना आप, या फिर आपने कभी आप इंजेक्शन किसी को तोड़ते देखा हो जो लगाते हैं इंजेक्शन फिल करने के लिए, तो वो वायल जब तोड़ते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा इंजेक्शन गिरने का खतरा होता है। इस वजह से इंजेक्शन हमारे पास स्लाइटली ओवरफिल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी नर्सिंग स्टाफ या हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं एट द स्पॉट, ठीक है, तो उनको ये चीज़ पता होती है, ठीक है, लाजमी। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देखने के हवाले से, ठीक है। उसके बाद ये है कि मल्टी डोज कंटेनर्स अगर हों हमारे पास, तो वॉल्यूम और कंटेनर की जो टाइप है वो प्रॉपर एक हमारे पास जो है ना एक सेटिंग के अंदर रह के उसकी हो वो टाइप। उसके बाद लेबल की वो प्रॉपर जो है ना रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करे, ठीक है। और स्टीराइल पाउडर जो है ना वो हमारे पास लायोफिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मींस लायोफिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। वो हमारे पास एक जो है ना एज अ स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए वो लायोफिलाइज्ड होने चाहिए ताकि उनकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरह से हो सके, ठीक है। तो ये था अभी तक का जो है ना हमने पढ़ा, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए और वो जो है ना हमारे पास फार्मूलेशन किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना देखते हैं सॉल्वेंट्स। अब एक्वस जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। ये दो तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। एक्वस सॉल्वेंट में हमने जैसे सॉल्वेंट का पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, ठीक है। तो उसमें स्टीरॉयल वाटर फॉर इंजेक्शन आते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन आते हैं, सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन आता है, रिंगर आता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाटर फॉर इंजेक्शन होता क्या है। अब वाटरफॉल इंजेक्शन को हम बनाते हैं डिस्टिलेशन के जरिए या रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक है। ये हमने सस्पेंशन के चैप्टर, जो सॉल्वेंट के चैप्टर में हमने ये डिटेल से पढ़ा था कि हम कैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टीराइल नहीं होता, लेकिन पायरोजन फ्री होना चाहिए। इसको स्टीराइल नहीं है लेकिन पायरोजन फ्री होना चाहिए। और इसको हमने जो है ना 24 आवर्स के अंदर अंदर हमने इसको यूज़ करना होता है। इसको हम जो है ना बनाते हैं, इसको हम रखते हैं स्टीराइल पारोजन फ्री ग्लास कंटेनर्स के अंदर। और ये जो है ना इंजेक्शंस के लिए यूज़ हो रहा होता है बाद में, जो है ना हमारे पास जैसे इंजेक्टेबल सस्पेंशन, फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन है तो उसके लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी। इनको हम सिंगल डोज कंटेनर के अंदर पैक करते हैं, लेस देन 1 लीटर, ठीक है। पायरोजन फ्री भी होना चाहिए और कोई प्रेजर्वेटिव इसके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर स्लाइटली ज़्यादा जो है ना सॉलिड प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सॉलिड जो है वो लीच्ड आउट कर जाते हैं, लीचिंग का भी एक प्रोसेस होती है तो वो लीच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट और डाइल्यूएंट के तौर पे यूज़ होता है हमारे पास ये। हम इसको आईवी जो है ना, मतलब डायरेक्ट इसको बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट नहीं कर सकते, बॉडी के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि ये आइसोटोनिक नहीं होता। आइसोटोनिक ये होता है कि हमारी जो बॉडी के साथ, बॉडी के सोल्यूशन होते हैं उनकी प्रॉपर एक पीएच मेंटेन होती है, तो उनके साथ जो है ना ये कंपेटेबल नहीं होता। फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जो है ना वाटर फॉर स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूज होता है हमारे पास एम्पिसिलिन सोडियम जो है ना उसके लिए, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। एम्पिसिलिन हमारे पास एक अमाइनो पेनिसिलिन है जो कि यूज हो रही होती है बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है, लिस्टेरिया वगैरह के खिलाफ। उसके बाद आता है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ये स्टीराइल भी है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। इसको हम प्री फिल्ड सरिंजेस या वायल्स आती हैं इसकी लेस देन 30 ml, ठीक है। और मल्टी डोज यूज़ के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है, ठीक है, सूटेबल है। लेकिन बच्चों में हमने इसको यूज़ नहीं करना, नियोनेट्स में, बच्चों में हमें इसको लाजमी जो है ना प्रिवेंट करना है, इसको यूज़ नहीं करना। वो क्यों?
क्योंकि इसके अंदर बेंजाइल अल्कोहल होती है। बेंजाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो सकती है, उससे गैस्पिंग सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एसिडोसिस, सीएनएस डिप्रेशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको हमने ये यूज़ नहीं करना होता बच्चों के अंदर। अडल्ट के अंदर ये सेफ है, चिल्ड्रन के अंदर बहुत स्मॉल डोजेस के अंदर हमने इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर हमने इसको मोर देन 5 ml रिक्वायर्ड है, अगर फिर हमने साथ स्टीराइल वाटर भी यूज़ करना है। जो हम अगर मोर देन 5 ml रिक्वायर्ड है ये, तो फिर हमने स्टीराइल वाटर यूज़ करना है, ये वाला वाटर ही यूज़ करना हमने। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, यूएसपी। ये आइसोटोनिक है बॉडी के साथ, बॉडी फ्लूइड्स के साथ, क्योंकि इसमें 0.9% सोडियम NaCl है इन वाटर। जो और जो है ना, प्रेजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। ये एज अ वहीकल फॉर ड्रग्स यूज़ होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, या फिर हमने जो है ना कैथेटर या आईवी लाइन फ्लश के तौर पे। अब ऐसा होता है कि हमने जो है ना, फॉर एग्जांपल, हमने कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो है ना एसवीटी है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये आपने अरिथमिया के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये काफ़ी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कि इमरजेंसी कंडीशन है। अब उसमें क्या होता है कि हमने सेकेंडों के अंदर हमें ड्रग का इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ड्रग्स तो होती हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं सकती इतनी जल्दी उधर। फिर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अडीनोसिन यूज होती है एज अ लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है, एडिनोसिन जो है ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा हो रहा होता है कि एडिनोसिन यूज हो रही होती है। एडिनोसिन के साथ फिर हम जो है ना एडिनोसिन लगाते हैं, और उसके साथ फिर हम 20 ml नॉर्मल स्लाइन का सोल्यूशन लगाते हैं। नॉर्मल स्लाइन यही होता है बेसिकली, उसके अंदर यही सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उस ड्रग को पहुंचाता है उधर तक जहाँ पे उसने इफेक्ट देना है। ठीक है, तो ये एज आईवी लाइन फ्लैश के तौर पे यूज होता है। या फिर हमारे पास कोई भी किसी बंदे को ड्रिप वगैरह लगी हुई है, तो अब उसने उसका जो है ना कैनोला वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी जो है ना टाइम के बाद उसने जब इंजेक्शन लगाना है, तो उसकी तो पेन तो होती है ना, तो फिर उसके तौर पे भी हमारे पास पहले हम ये लगाते हैं, ताकि जो है ना वो क्लियर हो जाए क्लॉट, और फिर हम ये कोई अपना रिक्वायर्ड ड्रग जो हमने देनी है वो लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये भी आइसोटोनिक भी है, साथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी है। उसी तरह ही है कि भाई इसी की भी 30 ml से कम जो है ना हमारे पास सिरिंजेस के अंदर आता है। उसके बाद बच्चों में ये भी यूज़ नहीं करना, बेंजाइल अल्कोहल टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है, और हमारे पास और भी डिफरेंट जो है ना डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, गैस्पिंग सिंड्रोम वगैरह। और ये भी एज अ व्हीकल या आईवी फ्लैश के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। अडल्ट के अंदर ये सेफ है स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है रिंगर इंजेक्शन, मशहूर ज़माना रिंगर लैक्टेट। ठीक है, इसके अंदर आता है NaCl, KCl, CaCl2 वाटर के अंदर जो है ना होते हैं हमारे पास। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट के देने के लिए हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पूरे करने के लिए, वॉल्यूम को सही करने के लिए। ठीक है, ये सादा रिंगर है। उसके बाद है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट में सोडियम लैक्टेट होता है साथ, और सादा रिंगर होता है। ठीक है, ये यूज़ हो रहा है हमारे पास एज अल्कलाइजर और इलेक्ट्रोलाइट पूरे करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एज सॉल्वेंट है। इसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा है, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, रिंगर इंजेक्शन, लैक्टेटेड रिंगर इंजेक्शन। ठीक है, देन आता है नॉन एक्वस व्हीकल। नॉन एक्वस व्हीकल में हमने जितने पढ़े हैं सॉल्वेंट के चैप्टर में, अल्कोहल आ जाएगी, ग्लिसरीन आ जाएगी, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल आ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स। इनकी ये तब चाहिए होते हैं जब ड्रग जो है वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन इरिटेटिंग है, या मतलब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि नॉन इरिटेटिंग, नॉन टॉक्सिक, इनर्ट, या स्टेबल हो हमारे पास। ठीक है, ये होनी चाहिए। इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो किसी का। ठीक है, और विस्कोसिटी, एक अच्छी विस्कोसिटी दे रहे हो हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो, और बॉडी फ्लूइड के साथ भी मिसिबल हो। इनमें हमारे पास यूज हो रहा होता है कि कॉटन, कॉटन सीड ऑयल, पीनट, सेसमे ऑयल। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल मीन। उसके बाद हमारे पास ग्लिसरीन, पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, अल्कोहल वगैरह। ये जो मैंने सॉल्वेंट के चैप्टर में जो है ना कवर किए थे, ये वाले सारे सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद कम जो है ना यूज़ होते हैं, लेकिन होते हैं हमारे पास। ये इसमें आ जाते हैं आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट और इथाइल ओलिएट। ठीक है,
अब यूएसपी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है वेजिटेबल ऑयल्स के लिए कि उनको क्लियर होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, मिनरल ऑयल या पैराफिन नहीं होने चाहिए उनके अंदर अब्जॉर्ब। और आयोडीन नंबर और स्पॉनिफिकेशन नंबर जो है ना वो प्रॉपर एक लिमिट में हो। लेबल हो, जो है ना बताए, लेबल बताए कि ये वाला ऑयल यूज़ होया हुआ है, क्योंकि कुछ बंदों को एलर्जी होती है। ठीक है, जैसे पीनट ऑयल है फॉर एग्जांपल, किसी बंदों को ग्लूटेन एलर्जी हो तो उनमें फिर जो है ना हमारे पास ये यूज़ नहीं हो सकता। उसके बाद वही जो पहले बात मैंने की थी कि एम्बोलिज्म का रिस्क होता है, इस वजह से आईएम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये थे सॉल्वेंट्स। अब आते हैं एक्सिपिएंट्स के ऊपर। एक्सिपिएंट्स में हम एक्सिपिएंट्स जो है ना तब लगाने होते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और डोज के अंदर मतलब कोई भी हार्म नहीं कर रहे और ड्रग की एफिकेसी को नहीं छेड़ रहे, तब हम एक्सिपिएंट्स वगैरह ना ऐड कर सकते हैं, लेकिन कलरिंग एजेंट्स नहीं ऐड करने फिर भी हमें। ठीक है, मल्टी डोज कंटेनर्स का उसने लिखा हुआ है कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए, अनलेस के ड्रग जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल में प्रेजर्वेटिव्स आ जाते हैं, बफर आ जाते हैं हमारे पास। प्रेजर्वेटिव वो स्टेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे, स्टोरेज टाइम को बढ़ाएंगे, सेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगे, बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल आ जाएगी। और बफर जो है वो पीएच को मेंटेन रखेंगे, ड्रग की स्टेबिलिटी रखेंगे ताकि उसकी हाइड्रोलाइसिस ना हो जाए। ठीक है, और इसमें एसिडिक एसिड एसिटेट आ जाता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव जो है ना ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे हमारे पास ड्रग की। ठीक है, और सॉल्युबलाइजर्स आ जाएंगे जो इंश्योर करेंगे कि ड्रग सॉल्युबल हो हमारे पास। ठीक है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम वो हमारे पास होनी चाहिए, जो है ना वो डिफर करती है कंपाउंड टू कंपाउंड। इसमें आते हैं मरकरी कैटायनिक सरफेक्टेंट्स जो होते हैं वो उनकी 0.01% जो है ना क्लोरोब्यूटानोल की, क्रिसोल की, फिनोल की 0.5%, सल्फर डाइऑक्साइड की और 0.2%, और हमारे पास आयनाइट गैस होनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन आ जाती है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, एयर कंटेनर्स के अंदर हमारे पास ये होनी चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके। ठीक है, तो ये पैरेंटल्स का चैप्टर था, मुझे पता है काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं मैं आपको जो है ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेंटल्स होते क्या हैं। पैरा दो वर्ड से निकला है, पैरा मीन्स आउटसाइड एंड एंटरॉन मीन्स इंटेस्टाइन। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है ना इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं, स्टीराइल होते हैं, पायरोजन फ्री होने चाहिए। पायरोजन्स क्या है कि जो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पांस को जनरेट करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिंदा या मुर्दा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, रॉ मटेरियल्स वगैरह। इनको हम रिमूव करना है, हीट दे के कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के ज़रिए कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा के कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड के ज़रिए कर सकते हैं, जो है ना लाइगेंड्स यूज़ करके कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन के ज़रिए कर सकते हैं, या केमिकल यूज़ करके कर सकते हैं। उनके अलावा फिर जो है ना डिफर करते हैं यूज़ टू यूज़। एडवांटेजेस में देखें, रैपिड इफेक्ट देते हैं हमारे पास, जो है ना अनका एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो है ना जब ड्रग दूसरे रूट से इनफेक्टिव हो तो इस रूट से देते हैं। और डिसएडवांटेज में ये कि एडिक्शन पोटेंशियल है, अब्यूज़ पोटेंशियल है इसका। ठीक है, और जो है ना अफेक्ट जो है ना इनका वो हमारे पास रिवर्स नहीं हो सकता। उसके बाद ये है कि आईवी, आईएम, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा साइनोवियल, इंट्रा स्पाइनल, इंट्राथीकल, डिफरेंट रूट्स आ जाते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड हाइपोडर्मिक। इंजेक्शंस की बात करें, ऑफिशियल टाइप्स ऑफ इंजेक्शन ये याद रखना है। इसमें इंजेक्शन है, फॉर इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल सस्पेंशन है, इंजेक्टेबल इमल्शन है, फॉर इंजेक्टेबल सस्पेंशन है। फार्मूलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है। उसमें अच्छी होने के लिए क्या है कि स्टेबल हो। ठीक है, और जो है ना वाटर के साथ सॉल्युबल हो, सॉल्युबल नहीं है तो दूसरा सॉल्वेंट यूज़ कर लो, साल्ट बदल लो, अपना साल्ट वाटर सॉल्युबल यूज़ कर लो या एक्वा सस्पेंशन बना लो उसका। ऑब्जॉर्प्शन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास जो है ना पार्टिकल के स्टैंडर्ड को मीट करे, स्टेरिलिटी के जो है ना हमारे पास जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको मीट करे, कलरिंग एजेंट नहीं ऐड करने, एयर टाइट कंटेनर हो, स्टीराइल कंटेनर हो, कंटेनर में थोड़ा सा ओवरफिल रखना है ताकि विड्रॉल जब हो मतलब हम यूज़ करें तो जो है ना वो कंसंट्रेशन पूरी रहे। ठीक है, लेबल अच्छा हो, लेबल रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो, और जो है ना स्टीराइल पाउडर लाइफ्लाइज्ड हो ताकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से हो सके। सॉल्वेंट्स में एक्वा सॉल्वेंट, नॉन एक्वा सॉल्वेंट, एक्वा सॉल्वेंट में वाटर फॉल इंजेक्शन, स्टीराइल वाटर फॉल इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टेटेड वाटर फॉल इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड बैक्टीरियोस्टेटेड इंजेक्शन, रिंगर इंजेक्शन एंड रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन एक्वस व्हीकल, एल्कोहल, ग्लिसरीन, फिक्स्ड ऑयल,
जो है ना, और डिफरेंट हमारे पास अदर कंपाउंड्स वेजिटेबल ऑयल्स के लिए ये है कि क्लियर हो और पैराफिन वगैरह ना ऐड हो, और स्पोनिफिकेशन नंबर अच्छा हो, ठीक हो, रूल्स के मुताबिक हो, ठीक है। और लेबल में लिखा हो कि कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, ताकि एलर्जी का, अगर किसी को एलर्जी है तो वो ना यूज़ करे। और जो है ना, आईवी नहीं यूज़ करना, एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। और एक्सिपिएंट्स में हमारे पास प्रेजर्वेटिव्स जो है ना स्टेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे, बफर्स पीएच को मेंटेन करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, सोलुबलाइजर सोलुबलाइज करवा के रखेंगे ड्रग को, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई चीज़ नहीं समझ आई इस टॉपिक में से, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।